नमस्कार। फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए द T20 प्रिडिक्शन फैंटेसी एंड रिव्यू। और सारे बातें लेकर आए हैं हम, और हर मरह की तरह चंद्रेश नारायणन जी मेरे साथ है। चंद्रेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले मुकाबले में मैं भी थोड़ा सा प्रिडिक्शन के टाइम पे थोड़ा सा मैं 50-50 था। मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, हालांकि मैंने अंत में आपके दबाव के चलते भारत बोल दिया था। लेकिन पहले T20 में वेस्ट इंडीज ने भारत को एक करारी पटकनी देने के बाद अब ये सीरीज जो है इट हैज बिकम क्वाइट अलाइव। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी हार थी। 4 रन की बात थी, मतलब ऐसे वो अरे इधर टी उधर जा। ट्वेंटी में 4 रन बोले तो नहीं, जब जब तक 37 रन चाहिए थे 30 गेंदों में, तब तक जी। मुझे भी लग रहा था भारत ही जीतेगा। हाँ और हाँ। जो भारत की जो कमी है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो साफ तौर पर उजागर हुई। क्योंकि बिल्कुल। आपके जो लास्ट के 4 बल्लेबाज है, वो चारों नंबर 11 है। और हाँ। आपको तो पता ही है आखिर में क्या हुआ। युजवेंद्र चहल और मुकेश कुमार दोनों मैदान पे आना चाहिए। दिस वाज द कॉमेडी ऑफ द एरर्स, बट हाँ, क्या कहे, मतलब आजकल देखिए मतलब आप कह रहे हैं कि हम दोनों दूसरे दूसरे जगह पर बैठे हुए हैं, और टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी वार्तालाप हो रही है इस वक्त। हाँ और हाँ। उसके बावजूद, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बावजूद, मैदान पर आमने सामने होते हुए भी कोई बातचीत नहीं हुई। क्या बात है, मतलब ऐसा हो सकता था कि दो नहीं तीन बल्लेबाज वहां पर आ जाते, बट इन एनी वे थिंग्स हैपन। बट ग्राउंड प्रोफाइल की तरफ अगर नजर डालें तो ये जो पूरा कारवां है दूसरे T20 के लिए टरूबा से अब आ गया है गयाना में। गयाना जो एक अलग सा देश है, साउथ अमेरिका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल ऊपरले हिस्से पर प्रोविडेंस स्टेडियम है। ये 10 मुकाबले अब तक यहाँ पर T20 के हुए हैं। 174 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, बट इफ यू हैव टू विन इट्स अबाउट 181। और कुल मिलाकर 10 मुकाबलों में 119 विकेट गिरे हैं, यानी कि 10 12 12 13 विकेट पर मैच। दैट्स द एवरेज। बिल्कुल। और देखें कि इसमें ज्यादा विकेट स्पिनर्स ने लिया पिछले 10 T20 मुकाबलों में। और आपने अगर जी गौर किया होगा, पिछले मुकाबले में वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ एक ही स्पिनर था, पर बाकी जितने जी। भी उनके मध्यम गति के गेंदबाज थे, वो भी कटर्स ही डाल रहे थे ज्यादा। जेसन होल्डर हो और गए, यही बात है। ओबेड ओबेड हाँ। मका हो गए, रोमारियो शेपर्ड हो गए। भारत के जो बल्लेबाज थे, जो युवा बल्लेबाज हैं, जो मतलब चौड़ में आकर रन बनाते हैं T20 क्रिकेट में, वो सब जो ये कटर वाली गेंदबाजी है ना, उसमें वो मात खा गए। क्योंकि उनको वो पेस ने चकमा दे दिया था। और तो वेस्ट और इंडीज ने पिछले राइट। मुकाबले में चतुराई से गेंदबाजी की। और आपकी ये बात बिल्कुल एकदम साबित हो जाती है, बिकॉज T20 क्रिकेट इज मच मोर सुटेबल फॉर द वेस्ट इंडीज सेटअप राइट नाउ। और उनका जो टैक्टिकल एक मूव था दैट वाज मच बेटर देन इंडिया एज कंपेयर टू ओडीआईज, और अगर हम टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो। लेकिन हेड टू हेड की जब हम बात करते हैं चंद्रेश, तब कुछ आंकड़े हमारे सामने आते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से है कि 26 ओवरऑल मुकाबले T20 के हो चुके हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। ओवरऑल अगर देखें तो 17 भारत ने जीते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज में अगर हम आए तो ये मामला अलग हो जाता है, और 50-50 की बात होती है। लेकिन पिछले 10 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन जो पिछला मुकाबला था आई थिंक दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर दिस मैच। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज के जो T20 कप्तान है रॉबमैन पॉवेल के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। क्योंकि एक नया दौर शुरू हुआ है पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद। जब से निकोलस पूरन ने T20 और वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है, तब से जी। रॉबमैन पॉवेल को T20 का कप्तान बनाया गया है। तो इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगले साल जो T20 विश्व कप है वो वेस्ट इंडीज में ही होगा। और करेक्ट। यूएसए में होगा। तो फिर बहुत जरूरी है कि यहीं से उनका वो बिल्डअप जो है उस फॉर्मेट में, इस वर्ल्ड कप के लिए यहीं से शुरू हो जाए। और इसमें रॉबमैन पॉवेल का किरदार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसने पिछले मुकाबले में हमने देखा, उन्होंने बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में। और इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, रॉबमन पावल और जेसन होल्डर अगर ये दो स्तंभ रहे वेस्ट इंडीज के लिए आने वाले दिनों में, तो उनका वेस्ट इंडीज का जो T20 का परफॉर्मेंस है ये फिर एक बार लौट कर आ सकता है 2016-2018 का जो दौर था उस हिसाब से। यहाँ पर देखते हैं कि किस हिसाब से पिछले मुकाबले में बात बनी थी। जो पहला मुकाबला था T20 का, भारत वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन वेस्ट इंडीज ने कुल मिलाकर यहाँ पर जो 149 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अगर हम देखें तो बहुत बड़े स्कोर नहीं बने, लेकिन सारे बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के वहां पर चिप इन किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है भारत जरूर निराश होगा इस प्रदर्शन से, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा लैकमेजिकल अप्रोच था पिछले हम्म। मुकाबले में, थोड़ा कैजुअल अप्रोच था। और फील्ड में भी अपने देखा कैच छूटे भारत के, और आखिर में जाकर 10-15 रन एक्स्ट्रा बन गए।
जी 130 135 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए था वहां पर, क्योंकि अच्छी वापसी कर ली थी आखिर में भारत ने अर्शदीप सिंह के द्वारा। पर कहीं ना कहीं थोड़ी फील्ड में थोड़ी ढिलाई थी, ढीलेपन की वजह से वो एक्स्ट्रा जो 10-15 रन बन जाते हैं ना T20 क्रिकेट में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अंत में। और वही और हमने देखा जब बल्लेबाजी कर रहे थे भारत, तो बहुत मुश्किल हुआ। तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी। बल्लेबाजी की। जी सूर्य जी। कुमार यादव और तिलक वर्मा की अच्छी साझेदारी बनी, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन की भी अच्छी साझेदारी हुई। पर आखिरकार भारत के लिए नुकसान वही हुआ कि आपके नंबर 6-7 के बाद कोई बल्लेबाज नहीं। टी एग्जैक्टली ट्वेंटी और ये क्रिकेट में आप हाँ। जीत नहीं सकते आप इतने छोटे लाइनअप के साथ। और इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार का एक पूरा बैलेंस बन रहा है बेंच स्ट्रेंथ के साथ T20 टीम का, ये भारत के लिए उतना अच्छा नहीं है। और खासकर ये भी बात देखने को मिलती है कि भारतीय टीम समटाइम्स वी सी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ। इस T20 के फॉर्मेट में हमको ये देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। बिल्कुल। और देखिए कि भारत के लिए दिक्कत ये भी है कि अगर आप एक रेगुलर गेंदबाज को नहीं खिलाएंगे, आपके पास कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका कोई बल्लेबाज गेंदबाजी करता हो। तिलक वर्मा करते पर उनको करेक्ट। गेंदबाजी नहीं मिली। ना आपके पास कोई वॉशिंगटन सुंदर है, राहुल तेवतिया है, या शाहबाज अहमद है। अक्षर पटेल जरूर है, पर आपको उनके जैसा एक दो और खिलाड़ी चाहिए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ गेंदबाजी करने के लिए। तो उसकी करेक्ट। वजह से क्या होता है, आपको कुलदीप को भी खिलाना है, युजवेंद्र चहल को भी खिलाना है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो नंबर जो 8 से लेकर 11 तक आपके पास 4-11 नंबर बल्लेबाज हो जाते हैं। चंद्रेश, क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत हैज वेस्टेड समवन लाइक अ दीपक हुडा, शार्दुल ठाकुर, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू काइंड ऑफ यूज देम हियर? तिलक वर्मा की बात करें तो ये तो मतलब कमाल का लड़का है, क्योंकि जहां जहां मौका मिला है इसने पूरा अपना मातदा दिखाया है। एंड 47 इनिंग्स में लगभग 1450 के आसपास रन, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये इनका इनफैक्ट ओवरऑल T20 करियर हम बात कर रहे हैं। बट अदरवाइज अगर देखें तो ही इज रियली, वो कहते हैं ना कि वो स्पार्क इन द एंटायर डार्क कहा जा सकता है भारत के लिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, 20 साल की उम्र है इनकी। जबरदस्त बल्लेबाजी की, खुल के बल्लेबाजी की। कुछ हद तक मुझे थोड़ा युवराज सिंह की याद दिला दी उन्होंने। शुरुआत के क्या जब बात है। युवराज थे, लेफ्ट हैंडर, वही 19-20 साल की उम्र में युवराज भी आए थे 2000 के साल में। तब मैं भी कुछ 5-6 साल का था, तो मैंने भी उनको बड़े गौर से देखा था तब। तो देखें कि उस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, खुल के बल्लेबाजी की। और जो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं पंकज, आपको पता ही है कितना ग्रेसफुल लगते हैं। और जब आप खुल के और दो एक दो बिल्कुल। छक्के जो मारे उन्होंने, तिलक वर्मा ने जबरदस्त छक्के मारे उन्होंने। और बहुत बहुत बहुत। फील्डिंग भी बढ़िया की उन्होंने, कैच भी उन्होंने और बढ़िया पकड़ा उन्होंने डीप में। तो मैं ओवरऑल एक पैकेज है, और T20 क्रिकेट के लिए एकदम उपयुक्त पैकेज है ये। और मेरे ख्याल से उनको मतलब उन्होंने अपना किरदार तो निभाया, पर उनको और अभी समझना पड़ेगा कि हम्म। अगर वो रेगुलर होना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, तो भारत को एक दो मुकाबले उनको जिताने पड़ेंगे अब से लेकर अगले साल के वर्ल्ड कप तक। और वर्ल्ड कप में भी ये तो बात है, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो भारत को समझना होगा कि लीग में प्लग एंड प्ले सिस्टम चलता है, लेकिन इंटरनेशनल T20 में आपको एक टीम की जरूरत होती है। एंड डेफिनेटली इंडिया इज मिसिंग समवन लाइक अ सुरेश रैना और अंबटी रायडू, या फिर कोई आपने जो नाम लिया जहां जो गेंदबाजी भी कर सकते थे, युवराज सिंह जो बल्लेबाजी भी कर सकते थे। भारतीय स्क्वाड में अगर देखें तो ऐसे बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये दोनों कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम प्रोबेबली अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या। और ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पर गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प जरूर है, अर्शदीप है, उमरान मलिक है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव, आवेश खान भी है। बट अगेन ये जो आखिर के आपके जितने भी बॉलर है ना चंद्रेश, ये कहीं पर भी बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। वही चीज बल्लेबाजों के लिए भी सही है कि कोई भी करेक्ट। बल्लेबाज है जो गेंदबाजी नहीं करते। यशस्वी जायसवाल ने भी गेंदबाजी करना शुरू किया है, हम्म। शुभमन गिल गेंदबाजी नहीं करते, सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी नहीं करते, संजू सैमसन विकेट कीपिंग करते हैं, कप्तान करते हैं गेंदबाजी, अक्षर पटेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। और करेक्ट। उसके बाद एक लंबा फेहरिस्त है तिलक वर्मा के पहले तक, जहाँ पे सब के सब जो है वन डिमेंशनल क्रिकेटर है। तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है फिर उस लिहाज से कि आप किस तरह से उसको मैनेज करें। और आपकी करेक्ट। बैलेंस जो है पूरी तरह से विफल हो जाती है इस फॉर्मेट में। पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में भी भारत बैलेंस के कारण ही मारा गया था। एब्सोल्युटली। और वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के जब हम नजर डालते हैं तो उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और उनका जो एक थॉट प्रोसेस है इट इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर T20। देखिए काइल मेयर्स ये भी ऑलराउंडर है, निकोलस पूरन, शे होप है, शिमरॉन हेटमायर, रॉबमैन पावल, जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर है, आपके अजारी जोसेफ और आपके रोमारियो शेपर्ड ये भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। एंड देन ओविड मकॉय, उशेन थॉमस, ब्रैंडन किंग,
ओडियन स्मिथ भी एक ऑलराउंडर है जिनको अब तक यूज नहीं किया है, रॉन्स्टन चेस। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज के पास इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में आई थिंक ज्यादा असला बारूद है, ज्यादा यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज गलती ये करता है कि वो वनडे क्रिकेट में जो हाँ, है वो इस तरह के खिलाड़ियों को ज्यादा इस्तेमाल करती है। उनको करेक्ट करेक्ट। ऐसे ड्यूअल पर्पस प्लेयर्स को इस फॉर्मेट में करना चाहिए जो वो कर रहे हैं वो। हम्म। और इनके पास देखिए हर पोजीशन के लिए खिलाड़ी मौजूद है, मतलब जो एक से ज्यादा चीज कर सके। ये फॉर्मेट ही वही है जहां पे आपको खिलाड़ी एक दो, दो तीन स्पेशलिस्ट आप रखें, पर ज्यादा आपको ये खिलाड़ी देखना है आपको कि जो एक से ज्यादा चीज कर सके। जो करेक्ट। भारत के लिए दिक्कत है, क्योंकि आपने एक को निकाल दिया तो आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है, आपने एक को निकाल दिया आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो जाती है, बैलेंस पूरी तरह से बिखर जाती है। मतलब मजेदार बात यह है कि वेस्ट इंडीज जो करना चाहिए T20 में वो ओडीआईज में कर रहे हैं, और उसके विपरीत भारत को जो ओडीआईज में करना चाहिए वो फॉर्मूला T20 में इस्तेमाल कर बिल्कुल 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 बिल्कुल, रहे बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के पास वो जो बीच के जो ऑलराउंडर हैं, हार्दिक हैं। पांड्या, अक्षर पटेल, परफेक्ट है। पर उनके इर्द गिर्द वो लोग नहीं है जो जिससे बैलेंस बन सके और ऊपर के बल्लेबाज भी खुल के खेल सके जैसे इंग्लैंड खेलता है। करेक्ट करेक्ट, और यही प्रॉब्लम, और इसलिए दोस्तों हमको हमारी फैंटेसी टीम, आपके लिए जो आपकी पब्लिक डिमांड है, आपके लिए हम जो फैंटेसी टीम बनाते हैं, ये बनाते समय हमें बड़ी दिक्कत हुई। तो सबसे पहले आइए चंद्रेश भाई, आपके फैंटेसी 11 पर नजर डालते हैं। क्या कुछ हो पाया, बिकॉज मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ किसको लूं किसको नहीं लूं। देखिए, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, पर मैं गया निकोलस पूरन, संजू सैमसन के साथ, क्योंकि पिछले मुकाबले में दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव का ये फॉर्मेट है, इसलिए मैं उनके पास मैं गया हूँ। रॉवमैन पॉवेल ने पिछले पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, उनको मैंने उप हम्म। कप्तान बनाया। फिर तिलक वर्मा ने काफी मुझे इम्प्रेस किया, उनको कप्तान बनाया। हार्दिक पांड्या, काइल मेयर्स, अक्षर पटेल और जेसन होल्डर मेरे ऑलराउंडर हैं। जी। युजवेंद्र चहल और हर्षदीप सिंह को मैंने पिक किया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद युजवेंद्र चहल अगले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। ओहो, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग, आपने ईशान किशन पर गौर नहीं फरमाया है। मुझे लग रहा है कि ईशान किशन का जो T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का रिकॉर्ड है काफी निराशाजनक रहा है, इसलिए ओके। मैंने उनको बाहर रखा हुआ है अपने फैंटेसी 11 से। बट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यह है कि भारत के लिए ईशान किशन और शुभमन गिल ही ओपन करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आप यशस्वी जायसवाल को वहां पर ला सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज इफ योर ओपनिंग इज नॉट गुड। देखिए, अगर 2021 से इनके T20 के परफॉर्मेंस की बात करें तो 28 इनिंग्स में 650 के आसपास रन, आपने सही कहा, एवरेज कुछ खास नहीं है, और स्ट्राइक रेट भी ओके ओके सा है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं या ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, मतलब ओपनिंग नहीं, टॉप 3 या 4 में कर रहे हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट आप अगर 120 है तो बहुत ही निराशाजनक। ये ओडीआई इसका आजकल एक्सटेंडेड सॉर्ट ऑफ हो गया है, बट यू आर राइट, और इसीलिए मैं काफी प्रभावित हूँ आपके इससे, इनफैक्ट जो आपकी मिडिल ऑर्डर और सूर्य कुमार यादव पर फिर एक बार जो एक सवाल आ रहा है। आप तो ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है, फिर भी वो इन पिचों पर अपने आप को ढाल नहीं पाए थे पिछले मुकाबले में। मुझे लग रहा है कहीं ना सूर्य कुमार यादव के लिए एक कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो गया है, ओ। क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में उनको खिलाया गया, उनका रन नहीं आया, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। वो जब आप हाँ। ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, एक आंकड़ा है, लेकिन और खिलाड़ी के लिए जहन में वो एक खेल हो जाता है कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर करेक्ट वो करेक्ट। वनडे क्रिकेट में है, 3 मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ शून्य 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 बनाया। ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। फिर उसके बाद आईपीएल की शुरुआत में भी उनकी दिक्कत हो रही थी रन बनाने में। राइट। आईपीएल में रन बनाया उन्होंने, और फिर एक ब्रेक आ गया, फिर वापस शुरू करना बिना कोई क्रिकेट के। वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इस दौरे में अब तक कि सूर्य कुमार यादव के लिए दिक्कत हो रहा है। और टीम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट काम कर रहा है कि उनको बैक कर रहा है पूरी तरह से। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही काम है कि वो बैक करे उनको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारत के लिए। अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर वनडे टीम के लिए फिट नहीं होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प होने वाले। लेकिन ऑफ कोर्स खबर तो ये आई है कि एशिया कप के लिए भी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इनफैक्ट इज नॉट गोइंग टू बी फिट, सो हाँ, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हार्दिक पांड्या के कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उसके बाद मेरी फैंटेसी टीम की तरफ हम नजर करेंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो जब से वो कप्तान बने हैं तब से उनका एक खेलने का अंदाज भी बदल गया है। अगर हम 2021 से इनका अगर T20 का एक ये देखें इंटरनेशनल्स का, तो 902 रन और 32 विकेट, प्रीटी डिसेंट, बट ही इज डेफिनेटली केपेबल ऑफ मोर देन दिस। बिल्कुल। वो जैसे वो अंदाज अपना में गए, जो आपके तो तेवर ही बदल गए। हाँ, तो डिसेंट परफॉर्मेंस है उनका 2021 से। पर कप्तान के तौर पर उनको पिछला मुकाबला जिताना चाहिए था। उनको 37 रन 30 बॉल, करेक्ट करेक्ट। T20 क्रिकेट में आपको आपको मानना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। और वो लेकिन उनसे ये भी एक है, ये भी है कि
आपका पॉइंट बराबर, लेकिन पिच जो है देखिए, यही तो बात है कि तवा, आपको मतलब खाना बनाना है कोयले के भट्टी पर और आपको खाना बनाना है अवन में, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्या ये हम भूल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, गौर से देखिए, इस इंसान को, ये वो है जो घर पे खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं और लोगों से भी मेहनत करवाते हैं। अब क्या करें, अब मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन आइए मेरे फैंटेसी 11 पर एक नजर डालते हैं। मैंने ईशान किशन को जरूर लिया है। निकोलस पूरन को पता नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया था और ईशान किशन को मैंने ओडीआई के फॉर्म के चलते उनको कप्तान बना दिया है मैंने, लेकिन शायद मैं ये चेंज कर दूंगा जैसे जैसे थोड़ी देर में अब प्लेइंग 11 आ जाएगा। बट संजू सैमसन को लिया है, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, तिलक वर्मा है मेरे वाइस कैप्टन, काइल मेयर्स हैं, जेसन होल्डर, कुलदीप यादव, अल्जारी जोसेफ, रोमारियो शेपर्ड और ओबेद मैकॉय। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि जिस तरीके से जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया पिच का सही सही इस्तेमाल करके, वहीं पर मैं बैंक कर रहा हूं इस मुकाबले में भी। दिलचस्प है, आपका लाइनअप भी काफी दिलचस्प है। और आपने कुलदीप यादव, मैं मुझे भी लग रहा है कुलदीप यादव ही खेलेंगे भारत के 11 में। युजवेंद्र चहल को करेक्ट। बाहर कर दिया जाएगा। कल जो मुकाबला होगा कुलदीप यादव का, देखिए 2021 से इन्होंने कम ही T20 मुकाबले खेले हैं। और उनसे कहा गया था कि आपको अपनी बल्लेबाजी पर काम करना है। अरे और मतलब इन्होंने काम नहीं किया अपने बल्लेबाजी पर पिछले मुकाबले में। हमने देखा पहले T20 मुकाबले में उनको अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी खासा दिक्कत हुई थी। जी। जब बहुत जरूरी था कि वो आखिर में आकर रन बनाए, वो रन हम्म। नहीं बना पाए। और ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय होगा कि निचले बल्लेबाज जो हैं वो कोई भी नहीं है जो रन बना सकते हैं। यानी और कि सारा आप, दारोमदार जो है अक्षर पटेल जैसे बल्ले खिलाड़ियों पर आ जाता है फिर। चंद्रेश, आर यू सेइंग वी आर मिसिंग समवन लाइक भुवनेश्वर कुमार एंड दीपक चहर हियर? आ, कर तो रहे, पर देखिए दीप भुवनेश्वर कुमार का तो मतलब मुझे लगता है कि अब वो वापसी नहीं कर पाएंगे। जी जी अक्षर जी। पटेल को देखिए, 2021 से 30 मुकाबले खेले हैं उन्होंने, 28 विकेट निकाला है। और वो बल्लेबाजी में भी उन्होंने काफी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। और इनके साथ साथ जो अर्शदीप सिंह है, जी इन्होंने बिल्कुल। भी अच्छी गेंदबाजी की पहले मुकाबले में। अच्छी उन्होंने T20 क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इन्होंने भी 27 मुकाबलों में 43 विकेट निकाले हैं। हर 2 ओवर में विकेट निकालते हैं, विकेट टेकर है इस फॉर्मेट पे। करेक्ट करेक्ट। पर भारत को जरूरी है, जैसे वेस्ट इंडीज के पास रोमारियो शेपर्ड और जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी हैं, उन हम्म। जैसे खिलाड़ियों का जैसा आपको खिलाड़ी की जरूरत होती है। क्योंकि अ, बिल्कुल। क्योंकि जो रोमारियो शेपर्ड और जो जेसन होल्डर है, ऐसे खिलाड़ी ड्यूअल पर्पस खिलाड़ी हैं। रोमारियो शेपर्ड की अब जहां तक बात करें, एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्होंने अपना एक प्रभाव डाला है। देखिए उनके आंकड़े देखिए, 2021 से 22 विकेट निकाले उन्होंने। इकोनॉमी बिल्कुल। ज्यादा है पर हर 3 ओवर में विकेट निकालते हैं। और जेसन होल्डर ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार निभाया है इस टीम के लिए। ओवरऑल 293 रन और 42 विकेट। जेसन होल्डर एक बहुत ही मैच्योर है, और ओबेद मैकॉय के साथ इनकी तिकड़ी ओडीआई सॉरी T20s में वेस्ट इंडीज के सरफेसेस पर ये बहुत घातक होते हैं। अर्शदीप की जब बात कर रही हैं आपने, तो देखिए उनका और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का कंपैरिजन करें ना, तो मैं जब अपनी टीम बना रहा था तो मुझे भी बार बार यही लग रहा था कि किसको लिया जाए। तो दैट वाज व्हाट इज हैपनिंग। बट एक काम करते हैं, अल्जारी जोसेफ के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। कुल मिलाकर 2022 से इनके T20 इंटरनेशनल्स पर ध्यान दे तो 22 विकेट इन्होंने निकाले हैं और हर 13-14 गेंदों में विकेट निकालते हैं। तो ये भी एक अच्छा खिलाड़ी उभर कर आया है वेस्ट इंडीज के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है ये वेस्ट इंडीज के लिए, रफ्तार से डालते हैं। ये देखिए, वो एक दो आपको स्पेशलिस्ट गेंदबाज जरूरी है इस फॉर्मेट हम्म। में, वो है उसमें से ये एक है। और क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए भरपाई जो है काइल मेयर्स जैसे ऑलराउंडर कर देते हैं, क्योंकि वो टॉप पर बल्लेबाजी भी करते हैं, करेक्ट। मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ के लिए तो काइल मेयर्स ने ओपन भी किया, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ओपन किया था। तो काइल एब्सोल्युटली। मेयर्स बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं इस लाइनअप में। 23 मुकाबले खेले 2022 से, 133 का स्ट्राइक रेट है, विकेट भी निकालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनको बाहर कर दिया गया, पर टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को नचाया तकलीफ। था, जी तकलीफ जी बहुत जी। दी थी। और सब लिहाज से देखा जाए तो कप्तान रॉमन पॉवल के पास एक अच्छी टीम है इस फॉर्मेट के लिए। और रॉमन पॉवल खुद एक खतरनाक बल्लेबाजी, उनके बाजुओं को देखकर मुझे आपके बाजू याद आते हैं। ओहो, लेकिन मैं तो ये कह रहा था, इनके इनको देखकर आपको मेरी याद आती है, मुझे रोमारियो शेपर्ड को देखकर आपके स्टाइल की याद आ रही थी। उनका हेयर कट, उनकी दाढ़ी, उनका मतलब ओवरऑल डील डॉल
मतलब हाँ आपकी तरह दिखते। तो मतलब ये अच्छी बात है कि हम दोनों ही वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को आइडलाइज करते हैं और हम उनके जैसे दिखते हैं, ये बात तो है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वेस्ट इंडीज हैव अ बेटर साइड, बेटर बैलेंस देन इंडिया एज ऑफ नाउ? ये वो मुझे याद आ रहा है पल कि जब भारतीय टीम चली गई थी श्रीलंका, दो टीमें खेल रही थी, तो वहां पर श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम को T20s में बड़ी तकलीफ दी थी। ये वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये दौर भी वैसा है। संजू सैमसन पर एक नजर डालते हैं। ऐसा लगा था कि पिछले मुकाबले में ही शुड हैव टेकन इंडिया अक्रॉस द चेकर्ड फ्लैग, बट 2021 से अगर हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, एवरेज इज नॉट दैट ग्रेट, बट ये भी अंदर बाहर चलते रहे हैं। 230 रन सिर्फ बनाए हैं 10 पारियों में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि संजू सैमसन के लिए पूरी बात जो है जो पूरा सोशल मीडिया और सारे जो उसके सारा सारा, समर्थक है, हाँ, सब पूरी लोग कायनात। पूरी कायनात उसके लिए लड़ने निकलती है। पर संजू सैमसन को भी तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। सिर्फ कायनात ही अगर लड़ाई करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। नॉट फेयर, नॉट फेयर। लेकिन देखिए, उम्मीद करते हैं संजू सैमसन अब इस अगले मुकाबले में, गयाना में जो दो मुकाबले होने वाले हैं उसमें से ये जो पहला मुकाबला है यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। शेड्यूल पर अगर हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट के बाद हम ओडीआईज में आए और ओडीआईज के बाद अब आ गए हैं T20s पर। गयाना में ये दो मुकाबले होने वाले हैं। गयाना वही देश है ना जहां पर जो शिव नारायण चंद्रपाल की मातृभूमि है ये? बिल्कुल, शिवनारायण चंद्रपॉल, अल्विन कालीचरण, क्लाइव लॉयड, इन सब की मातृभूमि है। कार्ल जी। हूपर, सबकी मातृभूमि है ये। और सब लोग बिल्कुल बड़े गौर से देखेंगे इस मुकाबले को। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। तीसरा मुकाबला भी यहीं पर है। और उसके बाद जो है ये उसके बाद हम जो पूरा कारवा है वो यूनाइटेड आगे स्टेट्स बढ़ेगा। आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गयाना में होने वाला है ये मुकाबला, और देखते हैं कि भारत पहली T20 के हार के बाद किस तरीके से वापस लौट कर आता है। देखिए, ये मजेदार बात है चंद्रेश, क्योंकि 3 T20s की सीरीज अगर होती मैचेस की तो बात अलग होती, लेकिन ये 5 है। तो पहली पटकनी खाने के बाद अगर वेस्ट इंडीज ने एक और भी अगर पटकनी दे दी भारत को, स्टिल इंडिया हैव अ चांस। बट इंडिया सीम टू बी काइंड ऑफ, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे रॉकेट के साथ इस अंतरिक्ष यात्रा में उतरे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं है। ये दौरा सबको लग रहा था कि भारत जो है सारे मुकाबले जीत जाएगा। टेस्ट मैच, हाँ, वनडे, T20, सब मुकाबले जीत जाएगा। पर अब तक अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज मानेगा कि उन्होंने टक्कर दी, टक्कर तो नहीं दी है, जूझे हैं वो जो, हाँ भारत से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट मैच में उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा है इंद्रदेव की कृपा से। वनडे क्रिकेट में एक मुकाबला जीता उन्होंने। T20 श्रृंखला में अच्छी शुरुआत की उन्होंने जीत के साथ। तो ओवरऑल मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना करने की हाँ, निराशा के बाद एक अच्छी वापसी की है वेस्ट इंडीज ने, एक बड़े टीम के सामने अच्छा टक्कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिडिक्शन की बात आती है अब, क्या कहेंगे आप? मैं अभी भी मतलब पता नहीं, व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ आफ्टर इंडिया लूजिंग द फर्स्ट T20? व्हाट इज योर प्रिडिक्शन फॉर द नेक्स्ट मैच? मुझे लग रहा है अभी भी कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा दिक्कत होगी भारत को। पहला हम्म। मुकाबला मतलब थोड़े के लिए रह गए थे, थोड़ी गलतियां की जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। मुझे नहीं लगता बार बार वो गलतियां दोहराएंगे भारत। लेकिन बार बार अच्छी बातें करते हुए वेस्ट इंडीज टक्कर दे सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी अ क्लोज कॉल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़ा सा 50-50 था वेस्ट इंडीज इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज इस बार इस मुकाबले में बाजी मार सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चंद्रेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार की तरह आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, इसी तरीके से T20, ODI, टेस्ट मैचेस, क्रिकेट जब जब होगा, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर हम आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो।